कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, जहां स्क्रीन पर नीला पानी भरा हुआ है और एक कमरा दिखाई देता है जो पानी के अंदर तैर रहा है। कुर्सी, बिस्तर, किताबें हवा में तैर रही हैं। उसी कमरे में एक औरत तैरती हुई दिखाई देती है, जैसे उसे इस पानी से कोई डर नहीं। तभी एक नरेटर की आवाज आती है जो हमें बताती है कि अगर मैं इस कहानी को उस वक्त बताऊं जब ये शुरू हुई तो कहना पड़ेगा कि यह एक राजकुमारी की कहानी है, लेकिन वह किसी महल में नहीं बल्कि एक पुराने शहर में रहती थी, बिना आवाज की हसीना। या फिर मैं आपको उस हैवान की बात बताऊं जिसने सब बर्बाद करने की कोशिश की। तभी सपना टूटता है और असली दुनिया सामने आती है। सुबह का समय है। एलाइजा एस्पोजिटो अपने छोटे से अपार्टमेंट में जागती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह एक तय रूटीन में चलती है। वह सुबह उठती है, पानी गर्म करती है, उबले अंडे बनाती है। एलाइजा टाइमर लगाती है और फिर वो अपने गर्दन पे बने उन निशानों को देखती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर बाथटब में लेट जाती है और कुछ मिनट खुद को पूरी तरह पानी में डुबो कर रखती है। उसका घर एक पुराने थिएटर के ऊपर बना हुआ है जहाँ पुराने जमाने की फिल्में चलती हैं। उसी कमरे के सामने उसका पड़ोसी गाइल्स रहता है जो एक बूढ़ा होता जा रहा पेंटर है। वह गे है, अकेला है और अब उसके काम की दुनिया में कोई जगह नहीं बची। जाइल्स एलाइजा के लिए खाना बनाता है, उससे बातें करता है। एलाइजा बोल नहीं पाती लेकिन इशारों और चेहरे से सब समझा देती है। दोनों एक दूसरे की तन्हाई का सहारा हैं। फिर एलाइजा बस पकड़कर अपनी नौकरी पर जाती है। वह एक गुप्त सरकारी लैब में सफाई का काम करती है। यहाँ बहुत सख्त सुरक्षा है, गार्ड्स खड़े रहते हैं, आईडी चेक होती है। एलाइजा और उसकी दोस्त जेल्डा सफाई के लिए अंदर जाती हैं। जेल्डा बोलती बहुत ज्यादा है और अपने पति की शिकायत करती रहती है, जबकि एलाइजा हाथों के इशारों में उसे जवाब देती है। जेल्डा उसे समझ लेती है। दोनों के बीच साफ दिखता है कि यह दोस्ती पुरानी और सच्ची है। वे लैब के अंदर फर्श साफ करती हैं, बाथरूम साफ करती हैं। एलाइजा हर जगह ध्यान से देखती है लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं जाती। वैज्ञानिक अपने काम में व्यस्त हैं, सैनिक अपने हथियारों में। एलाइजा सिर्फ एक सफाई वाली है। उसी वक्त लैब का कर्मचारी बताता है कि आज यहाँ एक नई और बेशकीमती चीज आ रही है और ये डॉक्टर हॉफस्टेटलर हैं। मैं इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहता, लेकिन इतना बता दूं कि इस सुविधा में आने वाली ये शायद सबसे खुफिया चीज है। तभी लैब का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग एक टैंक को अंदर लाते हैं। यहाँ का बड़ा अफसर है रिचर्ड स्ट्रिकलैंड, एक घमंडी, कठोर और क्रूर आदमी। वो यहाँ की सिक्योरिटी को और ज्यादा कठिन करने को कहता है। तभी एलाइजा उसे ध्यान से देखती है। वो टैंक को छूती है, तभी अंदर कैद जीव झटपटाता है। वैज्ञानिक उसे पकड़कर साइड में ले जाते हैं। उन्हें बाहर भेजा जाता है और लैब का दरवाजा बंद किया जाता है। दोनों उसके बारे में बातें करते हुए चली जाती हैं। फिर एलाइजा घर आती है जहां वो गाइल्स के साथ कुछ वक्त बिताती है। दोनों पुराने जमाने की फिल्म्स देखते हैं। सीन बदलता है और एलाइजा रोज की तरह जागती है, बाथटब में खुद को सुख देना और फिर वो अपने आप को रेडी करती है। वही डेली का रूटीन। उसके बाद वो बस पकड़कर अपने काम पर निकल पड़ती है। वही जेल्डा जो हमेशा की तरह अपने पति की प्राइवेट बातें एलाइजा को बताती है। तभी स्ट्रिकलैंड बाथरूम में आता है लेकिन वो उन्हें कहता है, मेरी परवाह मत करो, तुम अपना काम करती रहो। शायद तुम वही लड़कियों वाली बातें कर रही थी। एलाइजा गलती से उस छड़ी को छूने ही वाली होती है कि स्ट्रिकलैंड बताता है, ये इलेक्ट्रिक छड़ी है, तेज वोल्टेज, बिजली के झटके, ये जानवरों को काबू करने के लिए है। फिर वो आपसे बात करके अच्छा लगा कहकर चला जाता है। दोनों बाथरूम साफ करने के बाद टनल में डस्टबिन साफ करती हैं। तभी किसी की जोर से चीखने की आवाज आती है। लैब का दरवाजा खुलता है और स्ट्रिकलैंड धीरे धीरे बाहर आता है। वो जख्मी हालत में जमीन पे गिर पड़ता है। कर्मचारी जल्दी से उसे संभालते हैं। लंच के टाइम जेल्डा एलाइजा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है रूसी घुस आए हैं? तुमने सुना 2 धमाके हुए। एलाइजा इशारों में 3 धमाका बताती है। तभी फ्लेमिंग उन्हें अपने साथ आने को कहता है। वो अपना सफाई का सामान लेकर लैब के अंदर आती है जहाँ चारों तरफ खून पड़ा है और फ्लेमिंग उन्हें 20 मिनट देता है पूरी लैब को साफ करने के लिए। वो लैब की साफ सफाई शुरू कर देती है। एलाइजा पानी डालती है। तभी 2 कटी उंगलियां बाहर आती हैं। एलाइजा उन्हें उठाकर पैकेट में डाल देती है। तभी उस जीव की आवाज आती है। एलाइजा उसके पास जाती है। वो धीरे धीरे ग्लास के पास आता है। ये एक अजीब जीव है, इंसान जैसा शरीर लेकिन मछली जैसी त्वचा और गलफड़े। आधा इंसान आधा मछली। उसकी आंखों में समझ है, शरीर में ताकत है लेकिन व्यवहार में डर। तभी वो किसी के आने की आवाज सुनकर पानी के अंदर चला जाता है। फ्लेमिंग उनसे वो उंगलियों के टुकड़े मांगता है जो एलाइजा को मिले थे। एलाइजा वो पैकेट फ्लेमिंग को दे देती है। एलाइजा घर आकर गाइल्स को उस जीव के बारे में बताती है। वो कहता है, मैंने भी मेले में एक जलपरी देखी थी लेकिन वो मछली की पूंछ से बंधा एक बंदर था। उसके बाद गाइल्स अपनी पेंटिंग लेकर बाहर चला जाता है। एलाइजा मन ही मन खुश हुए जा रही थी। उसने जब से उस जीव को देखा है तब से। सीन बदलता है और अगले
दिन एलाइजा सफाई के बहाने सबसे बचती हुई लैब के अंदर आती है। वो ग्लास टैंक के पास आकर उस जीव को देखती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। तभी जंजीर की आवाज आती है। अब उस जीव को छोटे से पूल में रखा गया है। एलाइजा उसके लिए अंडे लाई है। वो चम्मच से अंडे को मारती है। उसकी आवाज सुनकर जीव पानी से बाहर आता है। वो उसे अंडा खाकर दिखाती है। जीव धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे अंडा देती है, लेकिन वो थोड़ा डरता है। फिर वो उसे बताती है कि ये खाने की चीज है। वो अंडे को देखता है और उसे अंदर लेकर चला जाता है। उसके बाद एलाइजा बाहर जाती है। तभी जेल्डा उससे पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वो बताती है कि वो सफाई कर रही थी। उन्हें स्ट्रिकलैंड के ऑफिस में बुलाया जाता है। स्ट्रिकलैंड उनके नाम और उनकी दोस्ती कितने साल से है पूछता है। वो उनकी प्रोफाइल देखता है और एलाइजा के परिवार के बारे में पूछता है। जेल्डा बताती है कि उन्हें ये लड़की नदी किनारे पानी में मिली थी। स्ट्रिकलैंड कहता है, तो तुम ही हो जिसने मेरी उंगलियां ढूंढी। 3 घंटे का ऑपरेशन। उन्होंने सबसे पहले हड्डी जोड़ी, फिर मसल्स से जोड़ी। पता नहीं ये जुड़ेगी या फिर नहीं। इन पर सॉस लगी हुई थी, कागज की थैली में थी। जेल्डा कहती है, हमारे पास सिर्फ वही था सर, और मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ कि ये बोल नहीं सकती। कह रही है ये आपको सुन सकती है। तुम्हारी गर्दन पर ये निशान, वॉइस बॉक्स निकाल दिया, ये उसी के निशान है ना? कह रही है ये निशान बचपन से ही है। स्ट्रिकलैंड कहता है, एक बच्ची के साथ ऐसा कौन करेगा? दुनिया बड़ी जालिम है। खैर, तुम लैब साफ करने के बाद बाहर निकल जाओ। हमने जो वहाँ चीज रखी है वो अजीब और गंदी है। पता है, मैं उस गंदी चीज को साउथ अमेरिका के नदी के कीचड़ से घसीट कर यहाँ तक लाया हूँ। फिर वो उन्हें जाने को कहता है। उनके जाने के बाद वो अपने बॉस से बात करता है कि इस जीव के बारे में हमें जल्दी फैसला लेना होगा। जीव उन अंडों के छिलकों को ध्यान से देख रहा है। एलाइजा भी कहीं न कहीं उस जीव के बारे में ही सोचती रहती है। सीन बदलता है और स्ट्रिकलैंड अपने घर आता है, जहाँ उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। वो खुद को परिवार के सामने अच्छा और हमदर्द दिखाता है। बच्चों के जाने के बाद उसकी वाइफ कहती है, जल्दी से ऑमलेट खत्म करने के बाद कमरे में आ जाना स्वीटी। उसकी वाइफ यहाँ खुश है। स्ट्रिकलैंड कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि एक नई कार ले लूँ। उसकी वाइफ हाथ को चूमती है और कहती है, ये कार कैसी रहेगी मिस्टर स्ट्रिकलैंड? उसके बाद उनका प्राइवेट मोमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ एलाइजा सबके जाने का इंतजार कर रही है। फिर उनके जाने के बाद वो बॉक्स में से पुराना म्यूजिक प्लेयर निकालती है और जीव को अंडा दिखाकर बुलाती है। फिर वो पुराना क्लासिक म्यूजिक चालू करती है। वो उसका इंतजार करती है। जीव अंडे को उठा लेता है। फिर वो धीरे से उसके पास आता है। एलाइजा उसे बताती है कि ये म्यूजिक है, और वो जैसे ही म्यूजिक बंद करती है, जीव उसे फिर से बजाने को कहता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। जीव एलाइजा के साथ अपनापन महसूस करता है। सीन बदलता है। एलाइजा अब जीव को पूरी तरह अपना मान चुकी है। वो खुद को उसके पास महसूस करती है। अब एलाइजा उसके लिए रोज अंडे ले जाती है और हर दिन नए म्यूजिक सुनाती है। एलाइजा पहले से ज्यादा खुश लग रही है। वो अपना ज्यादातर वक्त जीव के साथ ही बिताती है। एलाइजा उसे संगीत सुनाती है, हाथों के इशारों से बातें करती है। प्राणी शब्द नहीं समझता, लेकिन भावनाएं समझता है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें न भाषा है, न नाम और न पहचान। तभी डॉक्टर हॉफस्टेटलर उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं। वो शॉक रह जाते हैं। सीन बदलता है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर अपने घर आते हैं और अपने खुफिया जगह से एक बॉक्स बाहर निकालते हैं जिसमें उस जीव के बारे में जानकारी है। दरअसल डॉक्टर हॉफस्टेटलर सोवियत यूनियन का अंडरकवर स्पाई है। वह अमेरिका के लिए काम करता दिखता है, लेकिन सीक्रेटली रूस को जानकारी भेजता है। रशियन एजेंट्स उसे दिमित्री कहकर बुलाते हैं। उसका काम उस जीव से जुड़ा डेटा भेजना, रिसर्च की प्रोग्रेस रिपोर्ट देना। डॉक्टर सिर्फ स्पाई नहीं है, वह साइंटिस्ट और इंसान भी है। रूस का आदेश, जीव को मार दो ताकि अमेरिका उसे वेपन न बना सके। लेकिन डॉक्टर की सोच है कि जीव एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, उसका शरीर स्टडी करने लायक है। सीन बदलता है। जेल्डा को वहाँ काम कर रहे उसके साथ ही सिगरेट देते हैं। वो एलाइजा को भी पीने को कहती है, लेकिन वो कैमरे से डरती है। पर वो उसे बताते हैं कि जब भी सिगरेट पीते हैं तो कैमरे को ऊपर कर देते हैं। एलाइजा हल्के से मुस्कुराती है। फिर वो चुपके से लैब के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन जब वो उस जीव को देखती है तो घबरा जाती है। जीव को जंजीर में जकड़ा है और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। एलाइजा वहीं रखी इलेक्ट्रिक छड़ी को देखती है और समझ जाती है। स्ट्रिकलैंड लैब में आता है। एलाइजा जल्दी से छुप जाती है। वो कहता है, बस कैंडी लेने गया था। फिर वो इलेक्ट्रिक छड़ी से उसे बिजली के झटके देता है। वो उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। लगता है तुम मुझे फिर से काटना चाहते हो, चलो काटो। लेकिन स्ट्रिकलैंड उसे फिर झटके देता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम भीख मांग रहे हो? क्योंकि मैंने आज तक ऐसी मनहूस आवाज कभी नहीं सुनी। तभी उसकी नजर उस अंडे पे जाती है। जेल्डा एलाइजा को बाहर ढूंढती है। तभी लैब में स्ट्रिकलैंड का बॉस जनरल फ्रैंक होयट आते हैं। वो कहते हैं, तुम इसे लाए थे? कितना बड़ा है ये? हाँ, घिनौनी शक्ल वाला। अमेजन के लोग इसे भगवान की तरह पूजते हैं। अब तो ये कहीं से भी भगवान नहीं रहा। खैर, ये जंगली है सर। आप जानते हैं
वो फल फूल ना जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। जीव को चोटिल देख डॉक्टर हॉफस्टेटलर नाखुश हैं। वो कहते हैं अगर किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाए तो उसे उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए इंसानी शरीर बना ही नहीं है। जनरल फ्रैंक हॉयट पूछते हैं ये पानी में कितनी देर रह सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें भी इसकी काबिलियत का पता नहीं है। तभी डॉक्टर हॉफस्टेटलर एलाइजा को देख लेते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि जीव की हालत खराब हो रही है, लेकिन स्ट्रिकलैंड इस जीव का ऑपरेशन करने को कहता है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर मना करते हैं, इससे काम खराब हो सकता है। लगातार रिक्वेस्ट के बाद जनरल फ्रैंक हॉयट उसे पानी में डालने की इजाजत दे देते हैं। जनरल हॉयट सर, आप किसी भी हालत में इसे नहीं मार सकते। लेकिन जनरल फ्रैंक हॉयट अपनी वर्दी की धाक जमाता है और अब वो इस जीव को मारने की तैयारी कर चुके हैं। उनके जाने के बाद एलाइजा बाहर भागती है। वो ये खबर सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसके बाद एलाइजा ऑफिस के बाहर से उन्हें देखती है, जहाँ डॉक्टर हॉफस्टेटलर उन्हें समझाते हैं, लेकिन उसकी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं होता। फिर एलाइजा घर जाकर गाइल्स को बताती है कि उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा, लेकिन गाइल्स कहते हैं उसकी बात करना भी कानून तोड़ने जैसा है। बिल्कुल नहीं। एलाइजा कहती है वो अकेला है, मैंने आज तक ऐसी अकेली चीज नहीं देखी। एलाइजा घबराहट, बेचैनी और तनाव में बार बार उसे बाहर निकालने की बात करती है। वो भी मेरी तरह बेजुबान है। गाइल्स लगातार मना करता है। एलाइजा गुस्से में गाइल्स को मनाती है, यहाँ तक कि उसे मारने भी लगती है। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मुझ में कोई कमी ही ना हो। वो मुझे देखकर खुश होता है, हर बार, हर दिन। अब तो मैं उसे बचाऊं या फिर उसे मरने दूं। लेकिन गाइल्स जाने की बात करता है। मुझे जाना है, ये मुझे दूसरा मौका मिला है और मैं जब आऊं तो इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। और फिर वो चला जाता है। एलाइजा की आंखों में दुख साफ झलकता है। सीन बदलता है और गाइल्स पेंटिंग लेकर उसके ऑफिस जाता है। गाइल्स सीधे अंदर जाने की बात कहता है, लेकिन वो आदमी कहता है तुम ये तस्वीर मेल भी कर सकते थे। मैं तुम्हें और टीम को ये खुद दिखाना चाहता था। ये सही टाइम नहीं है, हम इसे किसी और दिन देखेंगे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे हिसाब से कौन सा दिन सही रहेगा। फिर वो पेंटिंग को छीन लेता है। वो गुस्सा है और बेबस भी। फिर वो अपने फेवरेट कैफे में जाता है। वहाँ बारटेंडर उसकी पेंटिंग देखकर उसकी तारीफ करता है। दोनों मिलके बातें करते हैं। तभी गाइल्स कहता है मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। तुम कर क्या रहे हो बेशरम आदमी। तभी कुछ लोग चेयर पे बैठने आते हैं, लेकिन बारटेंडर उन्हें यहाँ बैठने से मना करता है। फिर वो गाइल्स को जाने को कहता है और दोबारा यहाँ कभी मत आना। उसके बाद गाइल्स वहाँ से चला जाता है। एलाइजा यहाँ बाथटब साफ कर रही है। फिर वो जाकर दरवाजा खोलती है। गाइल्स निराश होकर कहता है मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो बताओ मुझे क्या करना होगा। एलाइजा उसे गले लगाती है। सीन बदलता है और डॉक्टर हॉफस्टेटलर सारी इंफॉर्मेशन रूसियों को देता है। वो लोग उस जीव को मारने वाले हैं। रूसी कहते हैं वो जीव हमें चाहिए, लेकिन डॉक्टर हॉफस्टेटलर मना करते हैं। फिर भी वो उसे वैक्सीन देते हैं और उसे लाने को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिकलैंड अपने लिए एक नई कार लेने आया है। सेल्स पर्सन उसे सबसे महंगी कार दिखाता है और उसे वो पसंद आती है और वो उसे खरीद लेता है। सीन बदलता है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर उस जीव को अंडे खिला रहे हैं। एलाइजा उसे निकालने के लिए सही रास्ता ढूंढ रही है ताकि किसी को शक ना हो। तभी जेल्डा उसे चुपके से जाते हुए देख लेती है और उसे कुछ अजीब लगता है। फिर एलाइजा घर जाकर गाइल्स के साथ प्लान बनाती है। गाइल्स अंदर जाने के लिए नकली आईडी कार्ड बनाता है और सेम वही लैब का यूनिफॉर्म, ताकि वहाँ का कर्मचारी लगे। और स्ट्रिकलैंड कैमरे से हर पल एलाइजा पे नजर गड़ाए हुए है। वो जानबूझकर पानी गिराता है और एलाइजा को साफ करने के लिए बुलाता है। एलाइजा पानी साफ करती है। तभी स्ट्रिकलैंड कहता है मुझे तुम खास नहीं लगती, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ रहता है। क्या तुम पूरी तरह चुप हो या फिर तुम चूं-चां भी करती हो? मुझे इन निशानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे और नशा होता है। एलाइजा उसकी हरकत से डर कर चली जाती है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर यहाँ उस जीव के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अब सबके घर जाने का वक्त हो गया है। जेल्डा उसे जल्दी आने को कहती है। एलाइजा टाइम देखती है और फिर लैब में जाकर कैमरे तक पहुंचने के लिए ड्रम उठाती है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर स्ट्रिकलैंड के ऑफिस में जाकर कहते हैं हमें इस ऑपरेशन को टालना होगा। स्ट्रिकलैंड उसे कहता है तुम भूलो मत कि तुम हारे हुए व्यक्ति जैसा महसूस कर रहे हो और तुम मुकाबला नहीं करते। मैं मुकाबला नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि एक खूबसूरत पेचीदा चीज खराब हो जाए। एलाइजा यहाँ कैमरे को ऊपर करती है। तभी डॉक्टर हॉफस्टेटलर नोटिस करते हैं कि कैमरे की पोजीशन बदल गई है। उसके बाद वो लैब में आकर देखता है जहाँ उसे ड्रम पे पैरों के निशान मिलते हैं। एलाइजा कुछ टॉवल और ट्रॉली तैयार करती है। जेल्डा यहाँ उसके आने का वेट कर रही है। एलाइजा जल्दी से ट्रॉली को लैब में लाती है। फिर वो उसे जंजीर से छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर हॉफस्टेटलर कहते हैं तुमने ही बंदरगाह से कैमरे हटाए थे और वहीं से इसे ले जाने वाली हो। बड़ी होशियार हो, किसके लिए काम करती हो? फिर वो उसे चाबी देता है और एलाइजा जल्दी से उसे खोलती है। यहाँ जेल्डा को एलाइजा का कार्ड देखकर समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब दोनों उस जीव को ट्रॉली में बैठाते हैं। डॉक्टर हॉफस्टेटलर कहते हैं इसका पानी 5 से 8% नमकीन होना चाहिए, खाने वाला भी चलेगा और हर तीसरे दिन ये पानी में मिला देना।
कच्चे प्रोटीन का खाना इसके लिए जरूरी है। करीब 5 मिनट में मैं तुम्हें बंदरगाह पे मिलूंगा। लाइट चली जाएगी तो तुम तैयार रहना। गाइल्स अपनी कार लेकर बंदरगाह की ओर बढ़ता है। ऑपरेशन के लिए सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। टनल के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। गाइल्स जब वहां पहुंचता है तो गार्ड उसकी चेकिंग करने के लिए रोकता है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर मेन स्विच के नीचे टाइमर बम लगा देता है ताकि वक्त पे बिजली चली जाए। गाइल्स सिक्योरिटी गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखाता है। दूसरी ओर एलाइजा ट्रॉली लेकर निकलती है। तभी जेल्डा सामने से आती है, लेकिन एलाइजा जल्दी में ट्रॉली को धकेलती है। तुम पागल हो गई हो क्या एलाइजा? प्लीज ऐसा मत करो। तभी स्ट्रिकलैंड पूछता है, वो क्या है? उस गाड़ी में क्या है? लॉन्ड्री वाला है सर, पर ये उसके आने का टाइम नहीं है। स्ट्रिकलैंड गार्ड को कॉल करता है। वो कॉल उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे आईडी कार्ड में कुछ गड़बड़ लगती है। स्ट्रिकलैंड समझ जाता है और उसे बंदरगाह पे आने को कहता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे गाड़ी से बाहर आने को कहता है। गाइल्स पूरी तरह घबरा जाता है। गार्ड गन निकालकर उसे चेतावनी देता है, लेकिन उसका सीट बेल्ट खुलता ही नहीं। तभी टाइमर बम ब्लास्ट होता है और बिजली चली जाती है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर कहते हैं, किस बात का इंतजार है, हमारे पास वक्त नहीं है। फिर वो दोनों ट्रॉली को ले जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड लगातार चिल्लाता है। तभी डॉक्टर हॉफस्टेटलर उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देते हैं। फिर वो उसे बंदरगाह पे जाने को कहता है। गाइल्स जल्दी से निकलता है। स्ट्रिकलैंड भागते हुए बंदरगाह जाता है। गाइल्स पहली बार उस जीव को देखता है। वो हैरान रह जाता है। फिर वो उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से निकलते हैं। एलाइजा उसे आगे देखने को कहती है। तभी वो स्ट्रिकलैंड की नई कार को डैमेज कर देता है। फिर जल्दी से कार स्टार्ट करके निकलता है। स्ट्रिकलैंड और गार्ड फायर करते हैं, लेकिन वो काफी दूर जा चुके होते हैं। तभी लाइट आती है और स्ट्रिकलैंड अपनी कार को देखता है, जो अब कहीं से भी नई नहीं लगती। फिर वो लैब के अंदर जाता है। उस जीव को वहां ना देखकर वो गुस्से में तिलमिला उठता है। एलाइजा उस जीव को अपने घर लाती है, जहां पानी से भरे बाथटब में उसे रखा जाता है, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे उसका दम घुट रहा हो। एलाइजा नमक चाहिए कहती है। वो किचन में से नमक का डब्बा लाती है। फिर वो नमक को पानी में डाल देती है। कुछ ही देर में जीव पूरी तरह होश में आ जाता है। तब जाकर वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। स्ट्रिकलैंड पूछता है, वो अंदर आए कैसे? नकली आईडी, जाली नंबर प्लेट और कुछ चीजें वो किसी को बताने से मना करता है, लेकिन फ्लेमिंग ने पहले ही सबको बता दिया है। उसके बाद उसे जनरल फ्रैंक हॉयट का कॉल आता है। जनरल हॉयट उस जीव को वापस पकड़कर लाने को कहता है और स्ट्रिकलैंड उसे वादा करता है कि वो उसे जल्द ही पकड़कर लाएगा। एलाइजा कैनाल के किनारे खड़ी होकर देखती है, जहां कैनाल बंद है और कैनाल का पानी तभी छोड़ेंगे जब बारिश होगी। एलाइजा उस जीव को 10 तारीख को छोड़ने का फैसला करती है, तब तक बारिश भी शुरू हो जाएगी। फिर वो उसे एक पोस्टर दिखाती है, मतलब कि तुम्हें दोस्त के रूप में पाकर खुशी हुई। एलाइजा उसे खुश देखकर अच्छा महसूस करती है। अगले दिन काम पे एलाइजा का फेस ऐसा दिखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिसर्च लैब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सबको अपना पहचान पत्र दिखाकर ही अंदर जाना होगा। गाइल्स इस जीव की निगरानी में है। वो उससे बातें करता है और अपना दर्द बताता है। यहाँ जांच के लिए एलाइजा और जेल्डा को बुलाया जाता है। स्ट्रिकलैंड कहता है, लगता है तुम दोनों हादसे से पहले चली गई थी। फिर भी तुम जानती हो कि यहाँ क्या हुआ था, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो तुम बताओ, चाहे कितनी ही छोटी चीज क्यों ना हो। लेकिन वो दोनों कहती हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर वो उन्हें जाने को कहता है। जाते वक्त एलाइजा उसे कुछ इशारे करती है। वो पूछता है, ये क्या कह रही है? मैंने देखा नहीं। स्ट्रिकलैंड पूरे गुस्से से भर जाता है। वो फिर पूछता है, कहती है, ये आपकी तारीफ कर रही है। सीन बदलता है। जीव बाथटब से बाहर निकलता है। गाइल्स गहरी नींद में सोया हुआ है। वो कमरे से बाहर निकलकर वहां रखी पेंटिंग्स और टीवी को देखता है। तभी उसकी नजर बिल्ली पे जाती है। बिल्ली की आवाज सुनकर गाइल्स जागता है और वो देखता है कि जीव वहां नहीं है। वो बाहर जाकर देखता है तो जीव उसकी बिल्ली का सिर चबा चुका होता है। फिर वो घबराहट में वहां से भाग जाता है। गाइल्स उसे रोकता है, लेकिन वो अंदर से डर चुका है। यहाँ डॉक्टर हॉफस्टेटलर कैमरों से बचते हुए बाथरूम में आता है। वो उस जीव के बारे में पूछता है और उसे जल्दी छोड़ने को कहता है, और कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। तभी एलाइजा को कॉल आता है। फिर वो घर आती है, जहाँ गाइल्स के हाथ से खून निकल रहा है। वो कहता है, जाओ उसे ढूंढो, जल्दी जाओ। एलाइजा घर के बाहर देखती है। फिर उसे कुछ खून के निशान दिखते हैं। वो उसका पीछा करती हुई थिएटर में आती है, जहां जीव स्क्रीन पे चल रही पिक्चर को बड़ी ही बारीकी से देख रहा है। एलाइजा उसे महसूस कराती है कि डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो गाइल्स के हाथ पे दवा लगाती है। अब जीव भी समझ चुका है। फिर वो उसके पास आता है, उसके चोट पे हाथ रखता है जैसे वो उससे माफी मांग रहा हो। सीन बदलता है। स्ट्रिकलैंड डॉक्टर हॉफस्टेटलर को अपने केबिन में बुलाता है। आपने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी हमारे खातिर। मुझे लगता है अब आप हमें भी छोड़ देंगे। डॉक्टर हॉफस्टेटलर कहते हैं, हाँ, अगर वो जीव नहीं मिला तो हमें कुछ सुराग मिले हैं। आपको क्या लगता है हम उसे खोज पाएंगे? आप ही ने कहा आपके पास सुराग हैं। सीन बदलता है। एलाइजा जीव को बाथटब में बैठाती है। वो उसके बदन को छूती है तो ब्लू लाइट चमकती है।
एलाइजा को ये अमेजिंग लगता है। फिर वो एलाइजा को छूता है, लेकिन एलाइजा घबरा कर दरवाजा बंद कर लेती है। रात को एलाइजा टाइमर लगाकर सोती है, लेकिन उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, शायद उस जीव के लिए। अब एलाइजा पूरी तरह अपने आप को उसे सौंप देती है। सीन बदलता है। एलाइजा काम पे कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी। झेल्डा पूछती है, क्या हुआ डार्लिंग? लेकिन वो कुछ नहीं बताती, सिर्फ मुस्कुराती है। लेकिन झेल्डा उसके हाव भाव से समझ जाती। वो पूछती है, क्या उसके पास है? एलाइजा सिर हिलाती है और उसका साइज बताती है। एलाइजा मन ही मन शर्माती है। सीन बदलता है और स्ट्रिकलैंड अभी भी उस जीव के बारे में सोच रहा है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है। उसकी उंगलियां सड़ चुकी हैं, लेकिन यह उसके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी क्रूर जिद और पागलपन की पहचान बन चुकी है। अब एलाइजा अपना पूरा वक्त उसे देती है। वो दरवाजे के नीचे टॉवल लगा देती है ताकि पानी बाहर ना जाए। ये सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब यह पल बाहर की दुनिया से अलग है, सिर्फ उसका और उस जीव का। लेकिन कमरे का सारा पानी सिनेमा हॉल में गिरने लगता है। यहाँ गाइल्स नींद में से जागता है। फिर वो मिरर में नोटिस करता है कि उसके बाल आ चुके हैं। अब उसे विग की भी जरूरत नहीं है और उसका जख्म भी ठीक हो चुका है। तभी थिएटर का मालिक गाइल्स पे चिल्लाते हुए आता है। वो उसे कहता है, पूरा पानी थिएटर में घुस गया है, अगली बार ये हुआ तो मकान खाली कर देना। उसके बाद गाइल्स अंदर जाके दरवाजा खोलता है। पानी निकालने के बाद वो देखता है कि वो दोनों अभी भी प्यार में डूबे हैं। गाइल्स ये समझ के उन्हें अकेला छोड़ देता है। सीन बदलता है। गाइल्स एलाइजा को अपने बाल और वो चोट दिखाता है जो अब ठीक हो गई है। वो उसे कुछ दिन और रखने को कहता है। एलाइजा हामी भरती है। सीन बदलता है। डॉक्टर हॉफस्टेटलर पे पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। तभी उसे बताया जाता है कि उस पे निगरानी रखी जा रही है। बारिश चालू हो चुकी है। एलाइजा देखती है कि जीव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। उसे खुला समंदर चाहिए जहां वह खुलकर रह सके। फिर जनरल फ्रैंक हॉयट उसे बुलाते हैं। फिलहाल तो हमें उस चीज की फिक्र है, क्या तुम उसे लाए हो? स्ट्रिकलैंड मना करता है। वो अपनी वफादारी साबित करता है, लेकिन जनरल हॉयट उसे सिर्फ 36 घंटे का टाइम देते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं लाया तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। सीन बदलता है और आज ही वो वक्त है जब उसे पानी में छोड़ना है। एलाइजा काफी दुखी है। वो उसे इशारों में समझाती है। एलाइजा उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसकी मजबूरी है। झेल्डा एलाइजा को संभालती है। वो पूरी तरह भावुक हो जाती है। झेल्डा उसे देखने जाती है जहां उसके मुंह से खून निकल रहा है। झेल्डा कहती है, हमें इसे आज रात ही छोड़ना होगा। वो डॉक्टर हॉफस्टेटलर को कॉल करती है, लेकिन वो उसी वक्त घर से निकल जाते हैं। स्ट्रिकलैंड उनका पीछा करता है। वो फ्लेमिंग को गाड़ी में से उतरने को कहता है। सीन बदलता है। अब डॉक्टर हॉफस्टेटलर उन रूसियों से मिलने आते हैं। वो उसे देखते हैं। डॉक्टर हॉफस्टेटलर अपना कोड बताते हैं, लेकिन रूसी बिना सोचे उस पे फायर कर देते हैं। वो उसे पूरी तरह मारने ही वाले होते हैं कि पीछे से स्ट्रिकलैंड उन पर गोलियां तान देता है। उन्हें पूरी तरह मारने के बाद वो डॉक्टर हॉफस्टेटलर को अपना चश्मा देता है। मिस्टर स्ट्रिकलैंड, शुक्र है तुम हो। तुम रशियन बोल रहे थे, है ना? फिर वो उसे घसीटते हुए साइड में ले जाता है। वो उसका असली नाम पूछता है। वो उसे हॉफस्टेटलर बताता है। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हें गोली लगी है और तुम मरने वाले हो। मुझे पूरी हमलावर टीम के नाम, पता और उनका ठिकाना चाहिए। कौन सी टीम? स्ट्रिकलैंड गुस्से में उसके जख्म पे दर्द देता है और पूछता है। वो दर्द सहन नहीं कर पाता। हमलावर के नाम पते बताओ। कोई टीम नहीं, कोई पता नहीं, वो सिर्फ सफाई करती है। अब स्ट्रिकलैंड को पूरी तरह यकीन हो जाता है। सीन बदलता है जहां झेल्डा अपने पति से कहती है, मुझे कुछ देर में एक दोस्त की मदद करने जाना है। तभी दरवाजे पे कोई आता है। वो अपने पति से कहती है, लेकिन फिर वो खुद जाकर खोलती है। आप यहाँ सर? इस वक्त? वो कहाँ है? उसे कहाँ ले गई है? उसका पति रोकता है, लेकिन इस वक्त स्ट्रिकलैंड पूरी तरह गुस्से में है। वो उसे डराता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। स्ट्रिकलैंड अपनी उंगलियों को मरोड़ता है और उन्हें उखाड़ कर फेंक देता है। तभी उसका पति बोलता है, लड़की ने सीधा उसे लैब से चुराया। वो जो भी चीज है, एक गूंगी लड़की उसे ले गई है। फिर स्ट्रिकलैंड कहता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर फुलर। उसके जाने के बाद जेल्डा एलाइजा को कॉल करती है। गाइल्स उसे फोन देता है। वो तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हें फौरन उसे लेकर निकलना होगा। स्ट्रिकलैंड एलाइजा के घर पहुंचता है जैसे उसके सर पे खून सवार हो। वो कमरे में आता है, लेकिन वो पहले ही निकल चुके होते हैं। वो उस बाथटब को देखता है जहां उसे रखा गया था। तभी उसकी नजर कैलेंडर पे जाती है और उसे उनका पता चल जाता है। वो उसे नहर के पास ले आते हैं। जीव उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। वो इशारों में कहता है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। एलाइजा भी उसे यकीन दिलाती है। अब वो जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से स्ट्रिकलैंड गाइल्स पर वार करता है और सीधे उस जीव पर गोली चला देता है। यहाँ तक कि वो एलाइजा पे भी गोली चलाता है। दोनों जमीन पे ढेर हो जाते हैं। वो उसके हाथ को छूती है। स्ट्रिकलैंड कहता है, मैं कभी हारता नहीं। तभी गाइल्स उठकर उसके सिर पे दे मारता है। फिर वो जाके एलाइजा को संभालता है। उसी पल जीव धीरे धीरे होश में आता है और अपने घाव को भरता है। स्ट्रिकलैंड फिर खड़ा होता है।
तुम एक देवता हो। जीव एक ही पल में उसका गला चीर देता है। वो वहीं तड़पने लगता है। जेल्डा पुलिस के साथ वहां आती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करते। फिर वो एलाइजा को गोद में उठाकर पानी के अंदर कूद पड़ता है। बाकी उन्हें सिर्फ देखते हैं। वो एलाइजा की गर्दन पे हाथ रखता है और जैसे ही वो उसे चूम कर छोड़ता है, वो अचानक जिंदा हो उठती है। उसके गले के निशान बताते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं उस जीव के जैसी ही रचना है। दोनों फिर एक हो जाते हैं, जहां उन्हें अब किसी चीज का खतरा नहीं है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।